Hello, everyone. Good morning, good afternoon and good evening. इंग्लैंड से आफ्ता मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद। हम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से अपने तमाम मेहमानों को खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे लिए वक्त निकाला ताकि अपने जो ख्यालात हैं, अपना जो तजर्बात हैं वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियत हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की डिस्कशन का मौजू है लेबर राइट्स इन पाकिस्तान। मेरे लिए इंतहाई खुशी और मुसरत का बायस है कि आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं वो तमाम अपने अपने मैदान में यकतुला हैं। उनका बहुत तजर्बा है इस फील्ड में। हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन किया है नईम सोहतरा साहब ने, जो एक जर्नलिस्ट हैं और मेरे वहाँ पे कराची प्रेस क्लब के दोस्त हैं। जो जब मैंने उनसे बात की नईम की कि नईम हमारे प्रोग्राम में कल तशरीफ लाएंगे, तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी नईम के बारे में एक तफसीर मुझे बताई कि किस तरह एक जरूरतमंद सहाफ़ी उनकी उनके कराची में इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि नईम जो है वो आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। दूसरे हमारे साथी जो है वो उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। पेशे के हवाले से वो वकील हैं, सुबह भट्टी साहब। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि हमने दोनों ने मिल के जस्टिस एंड पीस कमीशन के प्लेटफॉर्म से खसूसन जो बॉन्डेड लेबर है उनके लिए बहुत काम किया और सुबह भट्टी जो थे वो फोर फ्रंट पे थे उन बॉन्डेड लेबर जो थे हारी उनको बचाने में और उनको उसके बाद उनकी कॉलोनी बनाने में और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में। हमारे साथ मुल्तान से शकुंतला देवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शकुंतला देवी जो है वो एक समाजी कारकुन है, लेकिन उनका खास जो काम है वो आजकल उन्होंने एक तहरीक शुरू की है प्रहलाद मंदिर की बहाली का। मुल्तान के किला पर प्रहलाद मंदिर एक बहुत तारीखी मंदिर है जिसको बहुत साल पहले शख्स उन्होंने तोड़ दिया और शकुंतला देवी उस मंदिर की बहाली के लिए मैदान में हैं और आवाज उठाती रहती हैं। हमारे साथ लाहौर से हमारे साथी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो तकरीबन 2 दहाइयों से मजदूरों के हकूक के जद्दोजहद में आगे हैं। वो ना सिर्फ मजदूरों की जद्दोजहद के लिए आवाज उठाते हैं बल्कि उनकी तरबियत और उनकी तब्दीली के लिए उनको इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के प्रोग्राम की मेजबानी हमारे साथी जनाब नईम वाज साहब करेंगे। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुतहर्रिक समाजी शख्सियत भी हैं। आपकी तहरीरें इंसानी दुखों के इजहार के साथ साथ उम्मीद और रोशनी भी दिखाती हैं। आप बरसदराज से लंदन में मुकीम हैं। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ बहुत सी तंजीमों के उहदेदार भी हैं। आप माजी में भी बहुत से अखबारात के साथ मुंसलिक रहे और आपकी तहरीरें मुसलसल मुख्तलिफ जो वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली मैगजीन है उनमें शाया होती रहती हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी संभाली है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू नईम वाज साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने बहुत ज्यादा तारुफ कराया। मैं तो अपनी कौम का खादिम समझता हूँ अपने आप को। बहुत शुक्रिया। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे कराची से जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी, आप प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका ताल्लुक है, फ्रीलांसर हैं, बहुत से बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ मुंसलिक हैं आप, और ख़ास तौर पे अदालती मामलात, इंसानी हकूक़ और अक़लियतों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं।
मेरी मुराद है नौजवान सहाफ़ी नईम सोहत्रा साहब। तो मैं उनको वेलकम कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के मौजू के बारे में वो हमें कुछ आगाही दें। और ये मैं गुजारिश करता चलूँ कि हर जो मेहमान है उनके पास 3 से 4 मिनट होंगे और उसी के अंदर कोशिश करें कि अपनी बात मुकम्मल हो उनकी, ताकि हम अपने प्रोग्राम को वक्त के हिसाब से ख़त्म कर सकें। जी नईम सोहत्रा साहब। जी नईम साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? Naeem, unmute yourself first, please. Sound full है। अपना माइक खोल लें। जी, आपको आवाज आ रही? जी अब आ रही है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया नईम भाई साहब और आफ्ताब साहब। आप जानते हैं जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में मसाइल हैं और बेपनाह मसाइल हैं, पाकिस्तान भी उन्हीं मसाइल से दो चार है। इसमें लेबर के राइट्स जो हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, जहाँ पर कवानीन तो मौजूद है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कवानीन हैं हमारे खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान, वो 100 साल पुराने कवानीन हैं जिनको अपडेट नहीं किया गया है। खास तौर पर इंडिया में तो इस पे काम हुआ है काफी, लेकिन पाकिस्तान में लॉस के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है 32 से। एक तो लॉस अपडेट नहीं हुए हैं और दूसरा उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि माजी में कई वाकयात ऐसे हुए हैं, जैसे कराची में बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने का एक सानहा था, उसमें 260 पुलिस कर मरे। वो केस चला, उसमें उसके दो एस्पेक्ट थे, एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था और दूसरा ये था वर्कर्स सेफ्टी। वर्कर्स सेफ्टी का जहाँ पर मामला आया तो वहाँ पर सूरत बहुत ही गंभीर सामने आई कि फैक्ट्रीज जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन का कोई निज़ाम नहीं है, करप्शन की नजर हो जाते हैं सारे मामला, और इसीलिए उन पर कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एज सच नजर आता नहीं अमल। बहुत कम जुर्माने हैं और बदकिस्मती से वो भी नहीं आयद किए जाते, ताकि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मालकान हैं कारखानों के, फैक्ट्रियों के, उनको किसी तरह से किसी डिसिप्लिन में लाया जा सके। जो इदारे हैं उनकी सूरत हाल भी बहुत खराब है। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो चूंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो इदारे ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो कहीं एक्शन में नजर नहीं आते। कभी भी कोई सानहा होता है तो उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस इकदाम नहीं लिए जाते जिससे दूसरों के लिए इबरत हो। जो बाकी वायलेटर्स हैं लॉज के, वो उनके लिए कोई एक एग्जाम्पल सेट हो सके। एक बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से वर्कर्स जो हैं उनके सोशल सिक्योरिटी का उनका निज़ाम नहीं है। कानून मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वर्कर्स की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है उसकी जान की हिफाजत तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। वेजेस का भी मामला इसी तरह से है कि बहुत लो वेजेस पर लोग जो है वो काम करने पर मजबूर है। प्राइवेट सेक्टर में
ज़्यादातर ये मामलात हैं क्योंकि वहाँ तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सोशल सिक्योरिटी का इदारा मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते मालिकान, ताकि वो जो अखराजात हैं वो उनसे बच सके। इसी तरह से खवातीन के साथ हरासमेंट के मामलात हैं या उनके लिए वेजेस हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन की कई जो शक्लें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। वेजेस में भी उन्हें कम वेजेस दिए जाते हैं। इसी तरह हरासमेंट होती है तो उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता, तो वो इसी तरह के माहौल में काम करने पर। और इस सारी सूरत हाल में जो और भी सेंसिटिव मामला है वो ये होता है कि जब अंडर एज लोग जो हैं उनको भी फैक्ट्रियों में, कारखानों में ले लिया जाता है, जिनकी उम्र 18 साल नहीं, कानून के मुताबिक ये गलत है, लेकिन उनको भी लिया जाता है। चाइल्ड लेबर है, उसकी कई शक्लें मौजूद हैं हमारे माशरे के अंदर। कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी हैं, जो घरों में इंडस्ट्रीज चल रही हैं वहाँ भी है, और रीज़न यही है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो ना होने के बराबर। जी सर। और कुछ कहना है नहीं भाई आपको? जी जी जी, अच्छा चलें, ठीक है। नईम साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे, तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। ये हैदराबाद से इनका तल्लक, और पेशे के लिहाज से आप वकील हैं, और मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम हमारी पाकिस्तानी मसीही और हिंदू कम्युनिटी जो है वो इनके काम से और नाम से बखूबी आगाह है। जहाँ कहीं भी, खास तौर पे सिंध बल्कि पंजाब में भी, जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है मिनॉरिटी के साथ, अकलीतों के हकूक के हवाले से या बच्चों के हकूक के हवाले से, आप सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप जस्टिस एंड पीस कमीशन के अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं। आपका खास तौर पे जो हदफ है वो आप मजदूरों के हकूक के लिए, अकलीतों के मसाइल और जबरन तब्दीली मजहब के हवाले से और नौजवानों और बच्चों के हकूक के हवाले से बहुत सरगर्म है। तो आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी मुराद है हैदराबाद के नौजवान वकील सुबा भट्टी साहब से। जी सुबा भाई, आप क्या कहेंगे आज के जो हमारा मौजू उसके हवाले से? अनम्यूट योरसेल्फ सुबह, अपना स्पीकर खोल लें। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका मुगल भाई का शुक्रगुजार हूँ। 2001 में जस्टिस एंड पीस मुल्तान में हमने काम शुरू किया, तो ये हमारे सादे मोहतरम हुआ करते थे और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूथ के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब इन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ और थोड़ी बातचीत करें। मैंने कहा सर आपके सामने हम कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और आपकी शेयरिंग जो है वो हमारे लिए बहुत मुफीद और कारआमद होगी। तो थैंक यू वेरी मच तमाम दोस्तों का भी, साथियों का भी जो मेरे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो साथी हैं, उस्ताद हैं, ये पेशे के लिहाज से मुझसे बड़े हैं, उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं, तो मैं सीखूंगा भी और कुछ मैं बताऊंगा भी, चीज़ें मैं शेयर करूंगा। मैं जब देखता हूँ सेंट्री वर्कर की पोजीशन, फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर उनकी पोजीशन, और मिल्स में और गवर्नमेंट जो मुलाजिम है उनकी पोजीशन देखता हूँ, खासकर मिनॉरिटीज की, तो बड़ा दुख होता है। हमने काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हमने शेयर की हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में गए हैं। अभी रिसेंटली नवाबशाह सकरंड में एक सेंट्री वर्कर 3.5 साल वो काम कर रहा था, रेगुलर था, तो जैसे बगैर सेफ्टी किट के वो गटर में उतरा और जैसे ही वो गैस पड़ी और वो एकदम जो है ना वो वहीं समझो कि बेहोश हो गया। बेहोश होने के साथ साथ जैसे वो एम्बुलेंस देर से आई तो हॉस्पिटल लेके गए तो वहीं उसकी डेथ हो गई। ठीक 2 दिन के बाद, यानी 26 अप्रैल को ये वाकया होता है, और ठीक 2 दिन के बाद 28 तारीख को उसकी 8 साल जो बेटी है इशल,
जब डेड बॉडी घर पे आती है तो वो उसी टाइम वो सदमे में अपने पापा को जब देखती है तो सदमे में आ जाती है और समझ लो कि वो वहीं की वहीं गुम और सुम हो जाती है। 28 तारीख को जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो दूसरी जो डेड बॉडी है समझो उसको वो दफनाने जाते हैं। मुझे पता लगता है और जब मैं वहाँ राब्ता करता हूँ तो कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्टिविस्ट नहीं है ग्रास रूट लेवल पे। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि मकामी तौर पर इतने वो हमारे लोग एक्टिव नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और उनके साथ जो वर्कर्स हैं वो उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है। और जब मैंने एक दिन के बाद मैंने राब्ता किया तो मैंने कहा, पोस्ट भी मैंने छोड़ी और मैंने कहा कि जो हुकूमत सिंध और खासकर जो बाला अफसरान है इस पर फोकस करें कि बगैर सेफ्टी किट के किस तरीके से उसे उतारा गया, और ये समझ लिया कि इंतजामिया ने उसकी जान ली है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध को भी फोन किया और राब्ते में लिया, और उसके बाद जो दूसरे जो दोस्त साथी थे उन्हें भी राब्ते में लिया। अभी मुझे फोन आया तकरीबन 1 घंटा पहले उसके भाई का, ये जो नियामत मसीह जिसकी डेथ हुई है, तो मुझे कह रहा है जी उन्होंने हमें 10,000 दिए हैं और गाड़ी दी है तो बस काफी है, तो आप मेरी पोस्ट जो है वो डिलीट कर दें। मैंने कहा खुदा के बंदे, मंडे को डीसी जो नवाब शाह है वो आपके पास आ रहा है, आपके साथ ताजियत भी करेगा और आपके साथ जो सपोर्ट है वो भी आपको करेगा। तो अलीपल साहब हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप इसकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टिंग करके इसको हम सिंध असेंबली में हाईलाइट करेंगे हलीम शेख के जरिए, ताकि हम जो लेबर्स के राइट्स हैं, खासकर जो सेफ्टी किट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उमरकोट में भी हैदराबाद में भी 2 मजदूर जो थे वो भी गटर में उतरे और उन्हें भी हमने मुआवजा काफी दिलवाया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मजदूर हैं वो भी बेचारे बेबस हैं, कम उजरत पे काम करते हैं और उन्हें जो है कोई सेफ्टी किट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी बदौलत जिसके जरिए ये जब ये काम करते हैं तो वो ये ठेकेदारी सिस्टम होता है और ठेकेदार अच्छे खासे पैसे लेके जाता है और इन्हें ये दिहाड़ी पे रखते हैं। तकरीबन 800 रुपये दिहाड़ी दी, 1,000 रुपये दिया और उसके बाद वो जब उतरते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो हमने ये प्रैक्टिकल काम किया है और उस पर देखा है कि ठेकेदार को अमाउंट अच्छा मिल जाता है, लेकिन जब उनकी जान चली जाती है तो ये भाग जाते हैं। तो जब हमने प्रोटेस्ट करते हैं, अल हकाम से रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो मुआवजे की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी अभी आप मुआवजा लेना चाहें तो मुआवजा भी ले सकते हैं, लेकिन एफआईआर कटवानी तो हम आपके साथ हैं। फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, जिस तरह सर ने बताया, कराची वाले दोस्त ने, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ने कि कम उजरत पे और उनकी एजेस जो है बहुत कम होती हैं, और आजकल को हैदराबाद में देखिए जो मिल एरिया है, फैक्ट्री का जो एरिया है, वहाँ मिल्स बिल्कुल बंद हो गई हैं और छोटी छोटी जो बच्चियां हैं हिंदू हैं वो रुई की फैक्ट्री में काम करती हैं, वहां जाती हैं और वहां पर किडनैपिंग का और हरासमेंट का और जूस एंड फोर्स कन्वर्जन का बड़ा मामला है। तो ये भी हमने देखा है, खवातीन के साथ वहाँ उनके कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, छोटी उम्र में भी काम कर रही हैं, और ये कह सकते हैं कि लेबर जो राइट्स हैं उन पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा। तो हम चूंकि एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, चूंकि जब आपने कोर्ट में जाना है तो जो मजदूर तबका है उसके जो सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब कंप्लीट होंगे तो इसका मतलब है कि प्रोसेस कोर्ट में जाए होगा। अगर उनके पास चीजें नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कुछ चीजें जो है ना कार्ड नहीं बनते, ओल्ड एज बेनिफिट के कार्ड नहीं बनते, सोशल सिक्योरिटी का मामला है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम 1886 की बात करते हैं, जब उन्होंने मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान ही गोलियां चली और वहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी मारे गए और बहुत से मजदूर भी मारे गए, और 8-9 जो लीडर थे जब उनको पकड़ा गया, उन पे केस चला, तो उन पे प्रूफ नहीं हो सका कि जी शुरुआत इन्होंने की है और फायरिंग इन्होंने की है। उनमें से 4 को तो फांसी हो गई, एक ने एक ने खुद ही खुदकशी कर ली, और उनमें 2 और 3 जो बचे थे, जब 1893 में नई हुकूमत आई तो उन्हें रिलीज किया गया। तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी की, तो मैं ये समझता हूँ कि शिकागो के जो मजदूर थे उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन आज के जो मजदूर हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहे। आप सेंट्री वर्कर्स का ले लें,
आप मिल में देख लें, आप यूनियंस की कंडीशन देख लें, जो आवाज उठाता है उसे अच्छी पोस्ट देकर साइड पे कर दिया जाता है और कहते हैं जी आप खामोश हो जाएं। आप हम जैसे जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लाख कोशिश करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लेकिन वो जो मजदूर है वहीं का वहीं रहता है, जिससे हमारी तो जद्दोजहद जारी रहती है, हमारी अवेयरनेस जारी रहती है, लेकिन वो जो यूनियन का बोल होता है, कॉल होता है, बातचीत होती है, उसी पे वो डिपेंड करते हैं। हमारे दोस्त हैदराबाद में अकबर अनायत क्लिंटन ने 3.5 साल हो गए थे और वो उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया था, इस बेस पे कि उन्होंने फाइट की थी मजदूर तबके की। तो जब यूनियन वाले से फाइट हुई तो उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, प्रेस क्लब सामने भी रहे, तो पिछले 2 माह जब वो अपने आप पे पेट्रोल के जरिए अपने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने लगा, तो बाय चांस मैं भी लॉ कॉलेज जा रहा था, तो रास्ते में मैंने उसको पकड़ा। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैदराबाद HMC का है, सफदर बुगियो साहब, जब वो भी वहां से गुजरे तो मैंने कहा सर जी आप इसको अपॉइंटमेंट लेटर या इसको क्यों नहीं आप बहाल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर आप आए हमारे साथ, मैं अभी इनको देता हूँ। तो मजदूर ने, अकबर भाई ने कहा कि आप मुझे लेटर यहीं दे। मैंने कहा ये कुछ तरीकाकार होते हैं, लेटर आपको मिलेगा, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो सर हम तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फौरन दफ्तर में गए, वहाँ एक कमेटी बनी। जब कमेटी बनी तो मेरा ख्याल 15 दिन के बाद, 18 महीने के बाद, 18 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो बहाल हो गया। तो ये नहीं कि हमने किया, लेकिन एक जी सर, प्रेशर बिल्डअप जो होता है वो वंडरफुल होता है। जी 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 सुबह भाई, तो यानी एक प्रेशर जो बनना चाहिए वो नहीं बनता। जी। हम आपसे हाँ अगले जी राउंड में बात करेंगे। तो सर। अभी शकुंतला देवी, क्या उन्होंने ज्वाइन कर लिया जी हमें? आफ्ताब भाई, आफ्ताब साहिब। जी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो हमारे साथ है। ओके जी, तो हमारे साथ मुल्तान से शकुंतला देवी, मैं थोड़ा सा इनका तारुफ करवा दूं। आप सोशल वर्कर हैं और इसके अलावा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उसकी रूह रवां है, और पेशे के एतबार से आप हेल्थ वर्कर हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि गालबन आप बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो अगर ये दुरुस्त है तो अगर यहाँ मौका होता तो जरूर आपसे कुछ सुनते, लेकिन जाहिर है आज प्रोग्राम दूसरा है, फिर किसी वक्त सही। और आप मुल्तान डिवीजन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं दावत देता हूँ शकुंतला देवी को, आपका मुल्तान से ताल्लुक है, कि आज के टॉपिक के हवाले से आप 3 से 4 मिनट में कुछ बताएं हमें। जी शकुंतला देवी, अपना माइक ऑन कर। अपना माइक ऑन कर लें, शकुंतला देवी साहब अपना माइक खोल लें, अपना माइक खोल लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जी जी शकुंतला देवी मेरा नाम है और पाकिस्तान मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक समाज सेवक हूँ। मेरी अपनी एनजीओ भी है समाज सेवा, जो मैं इंसानी हकूक पे काम करती हूँ, खवातीन के हकूक पे। इसके अलावा मैं पीटीआई की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जैसा कि पहले आपने क्वेश्चन किया था कि मंदिर पहलाद के बारे में, तो उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि 92 में जिस वक्त पहलाद मंदिर गिरा दिया गया, उस वक्त मुझे इतनी सूझबूझ भी नहीं, इतनी मेरी उम्र भी नहीं थी। लेकिन सन 2008 में बहुत से इदारे, बहुत सी एनजीओ, बहुत से इस हकूक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मेरा साथ दिया और मैंने मंदिर पहलाद के लिए आवाज उठाई कि हमारे तारीखी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं, चाहे भारत हो,
चाहे पाकिस्तान हो, उसे गिराया नहीं जा सकता। ये कानून के खिलाफ है और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो उसमें सन 2006 में मैंने कहा और बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। इसमें कुछ दे और मुल्तान की सारी जनता मेरे साथ थी। एक वक्त ऐसा भी ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हालात की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेहतर जानती है, उन्होंने थोड़ा इस काम को रोक लिया। और इसके अलावा दूर डे पे आज ये बात कहूंगी कि पाकिस्तान को दुनिया दूर की जो मजदूरी होती है वो उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। मजदूर को उसकी उजरत, उसकी मेहनत जो है उसका पूरी तरह अदा नहीं कर सकते। मुल्तान में हमारे बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो के काले रंग के दुपट्टे होते हैं और एक बहुत बड़ी गठड़ी होती है जिसमें तकरीबन 200-150 दुपट्टा होता है और 15 रुपए उसकी एक दुपट्टे की उजरत जो है वो कंपनी उन्हें देती है। लेकिन वही दुपट्टे सऊदी अरब जाते हैं तो आप देखें कि उनकी कीमत कितनी होती है। यानी कि एक खातून एक बड़ी गठरी जो बनाती है तो 100 रुपए भी रोज का नहीं कमा सकती। दूसरी बात यह है कि कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो घर में बैठी खवातीन को कड़े देती है, बड़े खूबसूरत कड़े होते हैं, उनके ऊपर खवातीन को नग लगाती हैं। और वही जो चूड़ा है या जो कड़े हैं वो हैदराबाद में देखें, कराची में देखें, पंजाब में देखें, मुख्तलिफ इलाकों में उस एक चूड़े की जो कीमत है ना वो तकरीबन 500-600 से कम नहीं है। और जो खवातीन केमिकल लगाती हैं वो उससे अक्सर औकात ऐसा था उन्हें दमे की बीमारी हो जाती है, उनकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। जो केमिकल लगाती हैं खुद उनको तो फिर भी 3 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ नग लगाती है उनको 1 रुपए और 2 रुपए से ज्यादा नहीं मिल। मैं मजदूर डे पे यही कहूंगी कि हम तमाम लोगों को इस बात का सोचना चाहिए कि मजदूर को अगर मजदूरी मिलेगी तो मुआशरा और पाकिस्तान की भी तरक्की होगी। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि हमारे बहुत से सियासी लीडरान जो हैं इस वक्त हुकूमत में हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें अकलियत के लिए आवाज उठानी चाहिए, उन्हें अकलियत के लिए काम करना चाहिए। और हम अकलियत के दरमियान या दूसरे मज़हब के दरमियान जो मजहबी नफरतें हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। हमारी आपस में एक हम चाहिए, हम सिर्फ ये कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा आपस में एक पाकिस्तानी होने का रिश्ता है, एक नाता है। हमें अपनी जो है ना मजहबी नफरतें वो दूर करनी चाहिए और आपस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि मैं जैसा आपने कहा कि मंदिर फैलाद के लिए काम करूं, के लिए भी काम करूं, लेकिन बैनो मज़हब हम आगे पे काम करती हूँ। मैं अक्सरियत के लिए भी काम करती हूँ, मैं मुस्लिम के लिए भी काम करती हूँ, मैं क्रिश्चियन के लिए भी काम करती हूँ, मैं हिंदुओं के लिए भी काम करती हूँ। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। मैं इंसानियत को तरजीह देती हूँ। मेरी नजर में तमाम लोग बराबर हैं, मेरी नजर में तमाम लोगों के हकूक बराबर हैं। और एक बात आज मैं ये भी कहूंगी कि सन 2008 में हरे रामा फाउंडेशन की एक एनजीओ थी जिसे एक्शन एड जो था वो लीड कर रहा था। उसको उन्होंने हमें बहुत से हिंदुओं को रही मेरे ख्याल से बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से हमें इकट्ठा किया और हरे रामा फाउंडेशन के साथ हमने एक निकाह रजिस्ट्रेशन पे हमने काम किया कि ये मियां बीवी है और ये एक निकाह नाम है। हमारे हिंदुओं के पास कोई कानून साजी नहीं है, कोई नामा नहीं है, निकाह नामा नहीं है, कोई पैरों का पत्थर नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये मेरा खामद है या ये मेरी बीवी है। अक्सर ऐसा हो जाता है और 5 साल मैंने मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मिलकर काम किया।
जी आवाज नहीं आ रही उनकी, तो दूसरे राउंड में मेरे फिर ख्याल से वो उनको डिसअपियर हो गई है क्योंकि उनके इंटरनेट का मुझे लगता है मसला है, नईम साहब। हाँ वो आवाज भी। तो चले हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही शकुंतला देवी हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी तो फिर उनसे मजीद बात होगी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी वो। तो हमारे अगले मेहमान जो हैं उनका नाम खालिद महमूद, आप लाहौर से ताल्लुक है आपका। आप मजदूरों के हकूक के लिए काम करते हैं और 25 साल से आप मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए, उनके हकूक की के लिए जद्दोजहद करते हुए मैदान अमल में मौजूद हैं। आप लेबर एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा आप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर भी हैं। तो आपकी बड़ी एक तवील जद्दोजहद है, हम उनको बड़े तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। और जी खालिद महमूद साहब, मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नईम साहब और आफ्ताब साहब। पाकिस्तान में जो मजदूरों के हालात हैं उस पे हम जितनी भी बात करें कम है, लेकिन वो बात सारी की सारी जो है वो इस तरह की होगी कि अगर हम नॉर्मल इंसान हो तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे वो बातें सुन के। मैं आज सुबह एक हमारा ऑनलाइन जलसा था, वेबिनार को हमने ऑनलाइन जलसे का नाम दिया और हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारा काम है मज़दूरों के साथ उनको और मुख्तलिफ सेक्टर्स के मज़दूरों को और इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन के लोगों को हमने ऑनलाइन लिया और हमने बात की। 100 के करीब हमारे साथ साथी शरीक थे और जो उनके हालात हम वैसे भी हम रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टोरियां बताई हैं आज, और ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद जो सिचुएशन बनी है पाकिस्तान में, और पिछले साल से मार्च के एंड में जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद से जो सूरत हाल रही है मज़दूरों की, तो वो स्टोरियां सुन के बहुत दिल दुखी होता है। और मैं आपको चंद जो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं मज़दूरों के उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मैं कुछ स्पेसिफिक थोड़ा सा कुछ सेक्टर्स की बात भी करूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो मजदूर हैं ना, जिनको मजदूर कहते हैं, जो काम काज करने के काबिल लोग हैं, वो 7 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो पाकिस्तान का लेबर फोर्स है। और किसी भी मुल्क में अगर मजदूरों के हालात बेहतर होने हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वर्क फोर्स में से कितने मजदूर ऑर्गेनाइज हैं ट्रेड यूनियन। आप में से जिन साथियों को यूरोप का एक्सपीरियर है खासतौर पर पता है, और फिर मजदूर अपनी ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे सियासी अमल में शरीक रहते हैं ताकि उन मुल्कों की पॉलिसीज ऐसी बने कि जो मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके जिनके जरिए। तो पाकिस्तान में जो 7 करोड़ से ज़्यादा जो मेहनत कश हैं, उनमें से 1% के करीब भी ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म नहीं है। जब ये सूरत हाल होगी तो इसका मतलब है कि मजदूर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो लेबर लॉज हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है जी? जी 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 आवाज आ रही है। क्योंकि मेरे इंटरनेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, नहीं, वो तो पाकिस्तान में जो सर एक्सक्यूज मी सर, जरा थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है जरा थोड़ा उसके बारे में भी हमें आगाह करें, फिर दूसरे राउंड में भी हम आपको लेंगे। तो जी मुझे जो आज का टॉपिक बताया गया था वो तो यही था कि मजदूरों के हालात पे बात करनी है हमने। जी मजदूरों के बाद जी मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, तो मजदूरों की फिगर्स हमें मालूम हो, मजदूरों का जो तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ का किस तरह से होता है, अगर ये हम इस पर बात करेंगे तो ये मजदूरों की बात कर सकेंगे। इशू ये है कि पाकिस्तान में मजदूरों को ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म होने का हक जो है वो कानून में तो दिया गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो हक नहीं मिलता। कोई भी मजदूर जब अपने हक की बात करता है तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में
जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है वो टेक्सटाइल और गारमेंट का सेक्टर है। पाकिस्तान का जो मिनिमम वेज का लॉ है, आज इन्होंने अनाउंस किया है कि 20,000 मिनिमम वेज होगी पंजाब में, और कुछ 19,500 कह रहा है, कुछ 20,000 कह रहा है, लेकिन इससे पहले था वो 17,500 था। तो पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं गारमेंट की और टेक्सटाइल की, वहां पे जो मजदूरों को वेज मिल रही थी एवरेज वो 15 से 16,000 रुपये मिल रही थी, और ओवर टाइम लगवाने के बाद भी उनको ओवर टाइम कानून के मुताबिक पे नहीं किया जाता। तो वायलेशंस मिनिमम वेज की सबसे बड़ी वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये बड़ी फैक्ट्रियों से लेके छोटी फैक्ट्रियां, कारखाने और इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसमें अभी शकुंतला देवी बात कर रही थी कि खवातीन से मुल्तान में काम करवाया जाता है घरों में, उनसे कड़ों का और चादरों का, वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं। हमने होम बेस्ड वर्कर्स की यूनियंस बनाई हैं, बहुत सारा हमारा काम है होम बेस्ड वर्कर्स के साथ। होम बेस्ड वर्कर्स दिन में 8-8, 10-10 घंटे काम करके भी एक दिन में 50, 60 या 70 रुपए का काम बड़ी मुश्किल से करती हैं, और ये खवातीन है। जब ये सूरत हाल हो कि मिनिमम वेज के कानून जो बना हुआ है मुख्तलिफ सूबों में, जो उसके जो कवानीन है उनकी वायलेशन इतनी संगीन हो रही हो, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसा गुजारा होगा मजदूरों का। आवाज उठाने का उनको हक नहीं है। सोशल सिक्योरिटी और EOBI है जो रजिस्ट्रेशन है, जो बुनियादी हकूक है मजदूरों के, उनमें रजिस्ट्रेशन नहीं होती ज़्यादातर मजदूरों की। ठेकेदारी निज़ाम का बहाना बना के, या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बहाना बना के बहुत सारे मजदूरों को इस सिस्टम से निकाल दिया जाता है। सिर्फ परमानेंट मजदूर जिनको वो कहते हैं, वो एक फैक्ट्री में अगर 1000 मजदूर हैं तो उसमें से सिर्फ कोई 150-200 मजदूर जो है वो उनकी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन होगी और बाकी किसी की नहीं होगी। तो ये बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजह से कोई भी मजदूर अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारने के काबिल हो सकता है, और ये हमारे कवानीन में मौजूद है। अमल दरामद का जो इशू है उसमें सिंपल बात इतनी है कि कोई भी हुकूमत मजदूर कवानीन पे अमल दरामद करवाना ही नहीं चाहती। हम अगर ये कहें ना कि हुकूमतें जो है वो बड़ी मजदूर दोस्त हैं और वो बड़े जनाब, वो अब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कवानीन वो भी बड़े अच्छे अच्छे बना रहे हैं, उन्होंने नए कवानीन भी कुछ बनाए मजदूरों के लिए, लेकिन अमल दरामद कहाँ हो रहा है? आपने हमारे जो वकील दोस्त हैं उनकी बात सुन ली कि जो सैनिटरी वर्कर्स का क्या हाल हो रहा है, हालांकि कवानीन मौजूद है उनके लिए भी। इसी तरह से कराची में अली एंटरप्राइजेस के वाक़े की बात हुई, वो आपके सामने, और अली एंटरप्राइजेस के वाक़े के बाद क्या वहाँ पे फैक्ट्रियों में सेफ्टी की सूरत हाल कोई बेहतर हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई। हम आए दिन वहाँ से फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात सुनते रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं पिछले अरसे में इतने बड़े हुए, लेकिन जो जानी नुकसान फैक्ट्रियों में हो रहे हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। फैसलाबाद में पावरलूम वर्कर्स के साथ हम काम करते हैं, वहाँ पे आए दिन मजदूर करंट लगने से हलाक हो जाते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर, पावर लूम फैक्ट्रियों के अंदर बिजली की जो वायरिंग है उसकी ऐसी बुरी सूरत हाल है, और वो एक छोटा सा खर्चा है जो कि हुकूमत अगर अपनी इंस्पेक्शन बेहतर कर ले तो वो मालकान से वो काम करवा सकती है, वो नहीं होता, और वो करंट लगने से मजदूर जो वो हलाक हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात होते हैं मजदूरों के साथ, सेफ्टी के हवाले से उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। फिर औरतों के साथ जो फैक्ट्रियों में होता है, आज हमें बताया है कोई गारमेंट फैक्ट्री की वर्कर्स ने कि वहाँ पे जो औरतों के साथ फैक्ट्री के अंदर जो सलूक हो रहा है, जो तनख्वाहों में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनके साथ, और वहाँ पे किसी को आवाज़ उठाने की मतलब सोच भी नहीं सकता कोई मजदूर। एक खातून ने हमें बताया कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम मशीन बन गए हैं। हमारी जो जिंदगी है वो आज 1 मई के दिन हमें छुट्टी, हुकूमत की तरफ से छुट्टी है, लेकिन हमें फैक्ट्रियों में बुलाया गया है, हमें कोई छुट्टी नहीं है, और हमें जब ऑर्डर पूरे करने होते हैं इतवार वाले दिन भी हमें बुला लेते हैं, ओवर टाइम देते नहीं है, और हम अपने आप को इंसान ही नहीं समझते। अब हम मशीन बन चुके हैं, और हमारे पास ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं। हम सिर्फ फैक्ट्री में आते हैं, रमज़ान के महीने में सुबह 7 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक औरतें फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर की बड़ी गारमेंट फैक्ट्रियों की। तो इस सिचुएशन में ना वर्किंग आवर्स पे कानून के मुताबिक अमल हो रहा है, ना मिनिमम वेजेस पे हो रहा है, ना सोशल सिक्योरिटी EOBI पे हो रहा है, ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग पे हो रहा है। ये चंद बड़े जो हकूक हैं उन पे बिल्कुल अमल दरामद ना होने के बराबर है। खालिद साहब, दूसरे राउंड पे आपसे दोबारा बात होगी, आपने जी बड़ी जी जी तफसील से
हमें मजदूरों के हकूक के हवाले से बहुत कुछ बताया, तो यकीनन इसके बारे में हम और भी जानेंगे। तो दूसरे राउंड की तरफ जाते हुए मैं नईम सोत्रा साहब की तरफ आऊंगा, कराची से, जो हमारे नौजवान सहाफ़ी हैं। तो नईम साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नईम साहब जी, माइक खोल लें अपना। जी 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 सर, असल में ये तकरीबन तमाम दोस्तों ने और शकुंतला देवी साहिबा ने भी, तो ये इसमें बच्चों के हवाले से, लेबर के सेफ्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, ये बहुत कुछ कहा है। तो जी आप ज़रा बताएं मुख्तसरन कि ये जितने मसाइल सामने आ रहे हैं, तो आपके नज़दीक ये किस तरह, कैसे हल होंगे? कहाँ कहाँ पे नीयतों का फतूर है? मजदूर काम नहीं करना चाह रहे, या जो फैक्ट्री मालिकान है वो नहीं उनको कुछ उनके लिए करना चाह रहे, या जो हमारी हुकूमतें हैं वो, एक बतौर एक सहाफ़ी आप किस नज़र से मामला को देखते हैं? जी जी नईम साहब। मेरा ख्याल नईम भाई, नईम साहब का जो ना इंटरनेट वो फ्रीज हो गया है, तो मेरा ख्याल आप दूसरे मेहमान को दावत दे दें जब तक वो शामिल नहीं होते। जी मैं वो अभी डिसअपियर हो गए। ठीक है। हाँ प्लीज, तो अगले हाँ, मेहमान। वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम उनसे बात जी करेंगे। जी। तो मैं हैदराबाद से अपने नौजवान दोस्त शोभा भट्टी साहब, जो वकील भी हैं, सोशल वर्कर हैं, जस्टिस एंड पीस कमीशन के साथ भी काम करते हैं। तो जनाब, आप शोभा भट्टी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शोभा भट्टी साहब सर 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 जी। सर, अभी आपने नवाब शाह का जिक्र किया, बड़ा अंदोनाक वाकया है कि बाप गटर में जिंदगी से हाथ धो बैठता है, तो दूसरे दिन उसकी बेटी, 8-9 साल की बेटी, तो वो जी जी इतनी शिद्दत गम से वो भी चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? तो ये मुहावरा है कि आसमान का टूट पड़ना, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आप ये देखें कि शिकागो के जो मजदूर थे या लीडर थे, उन्होंने भरपूर जद्दोजहद स्ट्रगल की और आज ये दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आज ये देखें कि अगर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के जो यूनियन है, वहाँ के जो इंतजामिया है, वहाँ जो लेबर लेबर लीडर्स हैं, वो कहाँ हैं? अगर मैं हैदराबाद से जाकर वहां मामला करता हूँ, इंटरफेयर करता हूँ, तो दुख होता है कि जी वहां से लोग आए हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मंडे को हमने वहां जाना है, और हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसमें 4-5 लोग हम शामिल हैं, तो हमने डीसी साहब को भी मिलना है, यूनियन के लीडर्स को भी मिलना है, और मकामी जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी मिलना है। क्योंकि हैदराबाद में जब हमने ये प्रेशर बिल्डअप किया था, तो यहाँ पर हमने एक टीम बनाई थी, अशरफ रजा से, बूटा इम्तियाज था, मैं खुद था। तो उसमें मकामी जो बंदा था जिसका भाई की डेथ हुई थी, वो भी साथ था। तो हमने भरपूर तरीके से जो डेड बॉडी है, जब वो दफनाने गए, तो हमने कहा जी इसके आप रोकें, ये बकरी का बच्चा मैं नहीं है या बिल्ली का बच्चा नहीं है जो डेथ कर गया है, आप बराए मेहरबानी करके स्टॉप करें और प्रेशर बिल्डअप करें। तो यकीन करें हैदराबाद में भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्हें बुलवाया, मुआवजा दिया, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस जो है, नवाबशाह में मंडे को हम जरूर जाएंगे और भरपूर तरीके से जाएंगे। ये और अगर हमें नहीं, जी जी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि ये तो सर आपकी जद्दोजहद है ना, आप जाके ये सारे मामला आपने देखे, लेकिन यहाँ तो जी जी रोज ऐसे हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसके लिए आप हल क्या तजवीज करते हैं? ये कहाँ से मामला ठीक होंगे? आज चूंकि मजदूरों का आलमी दिन है, तो आप इस सिलसिले में क्या सजेस्ट करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये कैसे ये मामला जो है ये दुरुस्त होंगे?
ये इस तरह तो मतलब एक वाकया हो गया, तो उसके लिए आप जैसे दोस्त आगे गए तो कुछ खशखश हुई, फिर उसी तरह मामला हो जाते हैं। तो ये सुकम कहाँ पे है, ये जरा हमें बताएं। एक्सीलेंट, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अकलीती जो MNA MPAs हैं, जो असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज कम जाएगी, इनकी आवाज बड़े भरपूर तरीके से जाएगी, क्योंकि तमाम अदारे इन्हीं के जरिए, इन्हीं के लोगों के जरिए, पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ही बैठे हुए हैं। तो एक तो ये कि असेंबलियों के जरिए ये बात पहुंचे। दूसरी ये है कि पिछले कई सालों से सेफ्टी किट्स और ये जो इन्हें सेफ्टी का सामान है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और डेथ पे डेथ हो रही है। तो बार बार ये हुकूमत पे और जो अदारे हैं उन पे निशानदेही की जा रही है कि जी ये क्या माजरा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हुकूमत सिंध बनती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये अगर हो जाए, और इसके साथ साथ तरबियत है यूनियन की, जो यूनियन के लीडर्स हैं, अगर वो बिक जाते हैं या खामोश हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो मजदूर नहीं है। क्योंकि आज मजदूर जो है वो मजदूर का डेड बॉडी के ऊपर से गुजर कर अपने जो हकूक है, अपनी जो चीजें हैं, अपने लालच के लिए वो जा रहा है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर यूनियंस, लीडर्स और वहाँ के जो मकामी जो लोग हैं, सहाफी है, अगर वो आवाज उठाए और असेंबलियों तक पहुंचाए, तो वहाँ इसका सोल्यूशन मिल सकता है। जी बहुत 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 शुक्रिया जी। तो आप ये सुजेस्ट करते हैं कि हमारे जो जैसे भी हैं जो मेंबरान असेंबली हैं, खास तौर पर अकलीतों के, तो ये इनको कोशिश करनी चाहिए, इनको असेंबलियों में आवाज उठानी चाहिए ताकि मजदूरों के हकूक के लिए कुछ काम हो सके। तो क्या नईम सोत्रा साहब आ गए हैं जी? अभी आपसे दोबारा बात करेंगे सर। हाँ जी, मैं चाहूंगा थोड़ा ऐड करना। जी जी जी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जिस तरह ये अभी जो मजदूर हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं, खवातीन काम कर रही हैं, जो आम दिहाड़ीदार हैं, अगर इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, वंडरफुल। फिर इसके जो मजदूर हैं, इज्जत नफ्स का बड़ा मसला है, इनको तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बनाया जाए। फिर मजदूर जो है, लेबर कवानीन और समाजी बहबूद कवानीन जो हैं, अगर इनको प्रमोट किया जाए, अवेयर किया जाए, बताया जाए कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या हमारे फ्राइज हैं, तो मैं समझता हूँ इससे भी जो है ना, यूनियंस को जो मजदूर है वो भी काफी जो है आगाही हासिल कर सकेगा। फिर बड़ी काम की नौयत जो है, यानी कि जो आलात हैं, जो हिफाजती आलात हैं, वो इनको जब मिलेंगे तो इसका मतलब है कि ये डेथ बॉडी और जिसका ये मामला हैं, ये भी काफी कमी आएगी। फिर कम उजरत पे जो काम हो रहे हैं, 2020 का जो बजट था उसमें उन्होंने कहा था कि जी कम से कम जो सैलरीज है वो 17,500 होगी। आज आप देख लें कि हमारे जो कैथलिक स्कूल है हैदराबाद, बोनाविंचर जो स्कूल है, इनकी जो दिगर शाखें हैं, वहाँ एक टीचर को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ क्रिश्चियन सर सर टाइम बहुत थोड़ा है, हम दोबारा अगले राउंड पे आपकी तरफ आ जाएंगे। अभी जो कुछ बाकी है वो आप उस वक्त बता दें, तो बाकी दोस्तों को भी टाइम देना है। नईम भाई, तो जी इस वक्त हमारे साथ सिर्फ सुबा भट्टी साहब और खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, क्योंकि बाकी दो दोस्त हैं, शकुंता देवी और नईम, वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल, उनके ना इंटरनेट का मसला है। तो हमारे पास सिर्फ दो मेहमान मौजूद। सुबा भट्टी साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें सर। हाँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो हो गए फैक्ट्री, मिल्स और जो गवर्नमेंटी अदारे हैं। अभी हम अगर ये मिशनरी जो अदारे हैं, इनमें जो सूरत हाल देखें जो मजदूर की है, वहाँ पर जो सैलरीज का स्ट्रक्चर है, मैं निशानदेही कहूँगा बोनाविंचर स्कूल ईसा नगरी हैदराबाद में, वहाँ अगर देखें तो स्टाफ तकरीबन 20 से 25 है। तो वहाँ पर जो टीचर है उसकी जो सैलरी है वो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो वहाँ अगर आप दूसरे बाहर देखें कि आम जो स्वीपर है, सेंट मेरी का जो स्वीपर है वो 17,500 ले रहा है, और बोनाविंचर का जो टीचर है वो 4,000, 5,000, 6,000 ले रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नोबल एक पेशा है टीचर का, उस्ताद का,
अगर उसको ने बेचारे ने 1 बजे तक पढ़ाना है, उसका जहन और ये सारी तवानी खर्च होनी है, तो अगर उसे 5-4 हजार रुपए में रखा जाएगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोविड-19 जो इसमें अभी जो सारा बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें भरपूर तरीके जो मजदूर है वो बिल्कुल मारा जा रहा है, मजदूर की कोई ख्याल नहीं कर रहा, मजदूर की कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि स्कूलों से, फैक्ट्रियों से, मिलों से और दीगर जो प्राइवेट अदारे हैं वहां से उन्हें फारिग किया जा रहा है। तो मैं ये महसूस कर हाँ जी जी, मैं ये सर, ये पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि ये कोविड की वजह, एक तो ये वजह है, लेकिन मजदूर का तो मैं इसमें एक छोटी सी बात करता चलूं, फिर हम आगे चलेंगे खालिद महमूद साहब की तरफ। कि ये अभी आप जो नवाब शाह का वाकया बता रहे थे, तो अभी तो सर। कोविड चल रहा है, लेकिन आपने उमरकोट का देखा था वाकया, जिसको डॉक्टर ने, ये रोजों के दिन ही थे, तो उसने कहा हाँ कि जी। मेरा रोजा खराब होगा, मैं इसको हाथ लगाऊंगा। तो ये और भी बड़े मामला आता है। चले आपकी तरफ दोबारा आते हैं, तो मैं अभी आऊंगा खालिद महमूद साहब की तरफ। खालिद साहिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बताएं। खालिद साहब, तो आपका ताल्लुक चूंकि लाहौर से है और आप 25 साल से, ये बहुत लंबी मुद्दत है, आप मजदूरों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो हमारे दो दो साथी टेक्निकल मामलात की वजह से वो नहीं है अभी हमारे साथ। तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी तमाम शोबा जात की बात हुई मजदूरों के, लेकिन भट्टा मजदूर एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और खास तौर पे पंजाब में, लाहौर में जहाँ आप रहते हैं। और ये कुछ साल पहले एक मसीही जोड़े को भट्टे में ही जिंदा जलाया गया था, जो एक औरत मां बनने वाली थी। तो भट्टा मजदूर के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आदिल अमीन, मैं उनके दो शेर आपकी खिदमत में पेश करके तो फिर आपसे जवाब चाहूंगा। तो ये भट्टा मजदूर के बारे में वो शेर है। वो कहते हैं, मैं एक मजदूर हूँ, सर पर तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, तपश भट्टे की क्या है, मैं जहन्नम भी निभा लूंगा, तुम्हें ईंटें बना दूंगा, मुझे पैसे कमाने दो, मैं इन ईंटों के पैसों से कोई झुग्गी बना लूंगा। तो ये हमारे जो भट्टा मजदूर हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके बारे में भी कुछ हमें आगाह करें, और इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में, और क्या आप जैसी शख्सियात जो हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ आप कुछ कर रहे हैं या नहीं? प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भट्टा मजदूरों का इशू है पाकिस्तान में, वो तो सरीहन मेरे ख्याल में ऐसी खिलाफ वर्जी कवानीन की हो रही है कि आपको क्या बताऊं। ये बिल्कुल बॉन्डेड लेबर है, जबरी मुशक्कत की जो एक सबसे जो वाज़ेह शक्ल हमें नजर आती है वो भट्टा मजदूरों में नजर आती है। और पाकिस्तान के कवानीन, बॉन्डेड लेबर रेवोल्यूशन एक्ट 1992 हो, बाद में जो सूबों ने भी अडॉप्ट कर लिया सब ने, वो तो इसको बिल्कुल इसकी ममानत करता है। और अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने एक कमीशन बनाया, और इस्लामाबाद चैरिटी की हद तक उन्होंने कहा कि ये जो मालकान जो कहते हैं ना कि कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है और हमने किसी को कैद करके नहीं रखा हुआ, तो उन्होंने कहा अगर पेशगी है, अगर मजदूरों को पेशगी दे के और उनसे काम लिया जा रहा है तो इसका मतलब है ये बॉन्डेड लेबर है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह तरीके से उन्होंने इसकी वजाहत कर दी दोबारा, और उन्होंने कमीशन बनाया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की हदूद में मुझे कोई मजदूर जो है वो बॉन्डेड लेबर भट्टों पे नजर नहीं आने चाहिए, और पेशगी का निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन भी एक तरफ बन रही है। लेकिन जो भट्टा मजदूरों का आपको बताऊं, इस वक्त जो रेट है ना 1000 ईंट का, वो 1295 रुपये है, जो 2018 या 17 में तय हुआ था। अब मिनिमम वेज बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, तो ये रेट भी बढ़ना चाहिए, और उम्मीद है कि बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि ये रेट लेके कौन देगा मजदूरों को। मजदूर इस वक्त जो काम कर रहे हैं, भट्टा मजदूरों में हमने बहुत काम किया है, और ख़ासतौर पर जो लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना और इर्द गिर्द के जो अजला हैं, फैसलाबाद, टोबा, इनमें हमारा बहुत काम है। और मजदूरों की एक यूनियन
के साथ हम मिलकर काम करते हैं, जो कि पंजाब भर में काम करती है, पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन। और वो हमें ये बताते हैं कि इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट मजदूरों को मिल रहा है, वो जिन मजदूरों ने पेशगी नहीं ली उनको 1100 रुपये मिल रहा है 1000 ईंट का। और जो आम जो रेट चल रहा है वो 700, 800 और 900 रुपये तक मिल रहा है मजदूरों को। ये पूरा खानदान जब बनाता है ना, एक दिन में काम करता है तो 1000 या 1500 ईंट वो बनाता है। इसके साथ साथ जो मजदूर भट्टे पे रहते हैं उनकी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो तो बिल्कुल मालकान के रहमो करम पे हैं। वो तो वहाँ बिल्कुल कैदियों की तरह ही रहते हैं, ना वो कहीं अपनी मर्जी से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और उनकी सिचुएशन, उनके साथ जो कुछ भी होता है वो पता भी नहीं चलता, अक्सर औकात वो खबरें बाहर नहीं आती। तो ये मैं समझता हूँ कि हल इस बात का जो है ना, वो सिर्फ ये है कि मजदूर जब तक मुनज़्ज़म नहीं होंगे ना और अपनी आवाज़ उठाने के काबिल नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सैनिटरी वर्कर्स की जो सिचुएशन सिंध से हम बता रहे हैं, पंजाब में भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी सैनिटरी वर्कर्स पे इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हैं और ठेकेदारी निज़ाम है, और ये परमानेंट नेचर की जॉब्स हैं जिनको वो ठेकेदारी निज़ाम के हवाले किया हुआ है। परमानेंट नेचर की जॉब्स जो हैं उनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, उनको पेंशन का हक मिलना चाहिए, उनको बाकी सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। और कौन सा शहर है जो सैनिटरी वर्कर्स के बगैर सरवाइव कर सकता है? कौन सा मुल्क है जो इन वर्कर्स के बगैर एक दिन भी गुजार सकता है? ये परमानेंट नेचर की जॉब्स हैं, इनको परमानेंट नौकरियां मिलनी चाहिए, इनको ठेकेदारी निज़ाम से इनका निजात मिलनी चाहिए, और इनको वो सारे हकूक मिलने चाहिए जो हमारे मुल्क के कवानीन देते हैं। और सेफ्टी जो है वो ख़ास तौर पे इन वर्कर्स को भी जब तक अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं मिलेगा, जब तक ये मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जब तक ये इनको ये आज़ादी नहीं मिलेगी कि मुनज़्ज़म होकर अपनी आवाज़ उठाएं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो हमारे मामलात हैं वो बिल्कुल इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो अक़लियतों के हवाले से क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्कशन इस तरह भी हो रही है, तो जो एक डिस्क्रिमिनेशन जो मजदूरों के साथ है, कुछ तो ख़ास शोबे हैं ना जो समझ लिया गया कि वहाँ पे सिर्फ अक़लियती जो हमारे मजदूर हैं, बहन भाई हैं, वही काम करेंगे। ये भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। हर शोबे में जो है वो सारे मज़ाहिब के लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए काम करने का। हर शोबे में पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से उनको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलने चाहिए और वो हकूक़ मिलने चाहिए। और ये आज के प्लेटफॉर्म से मेरे ख्याल में मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है मज़हब की बुनियाद पे मजदूर कवानीन के अंदर, उसका खात्मा होना चाहिए। और जिन शोबों में अक़लियतों के हमारे दोस्त जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। जिनमें भट्टा मजदूर भी बहुत सारे हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, और भी बहुत सारे शोबे हैं। हमारी नर्सिंग का जो सूरत हाल है, अभी पिछले दिनों फैसलाबाद में हमारे ऐसा वाक़या सामने आया है कि नर्सेस के ऊपर ब्लास्फेमी के पर्चे हो गए हैं। तो ये जो इतनी मतलब इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है लेबर राइट्स के साथ साथ, क्योंकि वर्क इन्वायरमेंट जो है उसको सेफ बनाना भी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी और मालकान की जिम्मेदारी। जी, वर्क इन्वायरमेंट जो है इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जो बात सामने आई है वो ये है कि जब तक मजदूर खुद मजबूत नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, ये इसी तरह उनका इस्तेहसाल मुख्तलिफ शुबर मुख्तलिफ तरीकों से होता रहेगा। मुझे नईम सोत्रा साहब नजर आए हैं, क्या आप मौजूद हैं? जी सॉरी, वो राब्ता खत्म हो गया जी था। आप आ गए हैं, चल ठीक है। तो सोत्रा साहब, अब वो सवाल आपका वहीं का वहीं है, तो कुछ आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी सॉरी, जरा सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज। जी सवाल यही था कि आप जैसे बता रहे थे कि कवानीन बहुत पुराने हैं, उनको अपडेट नहीं किया गया, फिर वर्कर्स की सेफ्टी नहीं होती है, फिर सोशल सिक्योरिटी का मसला है, खवातीन हरासमेंट है, तनख्वाहें कम है, बहुत से मामला हैं। तो आप क्या इनका हल क्या है? ये सारी नईम भाई, क्या सजेस्ट करते हैं? नईम साहब, खालिद महमूद साहब ने क्योंकि जाना है, तो अगर वो अपनी बात अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। उसके बाद फिर हम नईम साहब की तरफ, अगर आप इजाजत दें तो है। बिल्कुल जी। खालिद भाई, आप कुछ और ऐड करना चाहें तो जाने से पहले प्लीज। जी, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया बात करने का, और आई होप के
पाकिस्तान में जो है वो मज़दूरों को मुनज़्ज़म होने की आज़ादी मिल सके, ताकि मज़दूर अपने हक़ में खुद आवाज़ उठा सकें। और जब तक मज़दूर जो हैं वो अपने हकूक़ के साथ साथ सियासी मैदान अमल में भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान के मज़दूरों के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि यूरोप की जो लेबर मूवमेंट्स की जो हिस्ट्री है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जिस तरह से मज़दूरों की ट्रेड यूनियंस ने काम किया, पाकिस्तान के हालात वो जो 100 साल पहले उनके जो हालात थे वही हालात हैं, तो हमें उसी तरह की स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। और आपका बहुत शुक्रिया जी। मुझे एक और थैंक यू वेरी मच। इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाना है, तो मैं भी इजाज़त चाहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी जी, मच बहुत शुक्रिया खलत आपका भाई। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। नईम साहब। जी सर, इसमें मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इस पे काम हो सकता है। जैसे अली साहब ने बात की, शकुंतला देवी साहिबा ने बात की। एक तो प्रेशर ग्रुप जो है उसको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। अभी बात हो रही थी कि लेबर यूनियंस, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात का एक लेबर विंग है, लेकिन उसका इफेक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा है। वो जो सीबीए का होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का, वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है बार्गेनिंग करने में। ये अफसोस की बात है कि मालकान से वो बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि क्योंकि एक स्प्लिट है वर्कर्स में या लीडर्स के दरमियान में, तो इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस, एक जो मूवमेंट हुआ करती थी पाकिस्तान में, वो अब नजर नहीं आ रही है। ये अलमिया है। सीबीए और शायद मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल इशू भी थोड़ा ज्यादा है। इसको पॉलिटिकली भी शायद देखने की जरूरत है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जब गवर्नमेंट में आती हैं तो अपना मंशूर देती हैं इलेक्शन का, उसमें वर्कर्स का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उस पर काम ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक तो वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, वो खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो अपने लेबर विंग्स के जरिए से जो है वो फैक्ट्रीज और कारखानों के मालिकान के साथ कर सकते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं, ये एक रीजन है। कवानीन मौजूद हैं, बहुत पुराने हैं, उनको भी अल्टीमेटली असेंबलीज ने, पार्लियामेंट ने ही अपग्रेड करके अप्रूव करना है। और इसी तरह से कुछ और भी मसाइल हैं। बिजनेसमैन कम्युनिटी जो होती है, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो उनके साथ होते हैं शामिल। वो इस तरह से भी उनको इंगेज किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उनको किसी एक पेज पर लाया जा सकता है। अब गवर्नमेंट जो है तो वो जैसे टैक्स के मामलात पे मौजूदा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया। ताजरान जो हैं उनको एक टफ टाइम भी दिया नैब के हवाले से ही। तो वो मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर लेबर राइट्स के लिए भी वो इसी तरह से एक फोर्स यूज कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई तो नहीं है कि ये मामला हल ना हो सके। जी जी, तो ये अगर कोशिश की जाए तो ये मामला हल की तरफ जा सकते हैं। जी नईम साहब, आपका शुक्रिया। तो मैं सुबह भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं जी सुबह साहब। नहीं भाई, इस वक्त हमारे साथ सिर्फ जो है वो नईम साहब शामिल हैं। बाकी दोस्त जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मेरे ख्याल आज पाकिस्तान में इंटरनेट का काफी इशू है। तो शकुंतला देवी और भट्टी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो अगर आप प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे तो सिर्फ क्योंकि हमारे साथ
एक ही साथी मौजूद है। जी, तो अभी हम नईम साहब से गुजारिश करेंगे तो आखिर में इस हवाले से अगर सारी डिस्कशन को देखें तो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, वो कुछ हमें थोड़ा सा मुख्तसरन बताएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। जी नईम साहब। जी, मेरे ख्याल में अवेयरनेस का लेबर राइट्स ग्रुप्स के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक प्रेशर ग्रुप जो है वो उसको जरा बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो स्टेट है जिसने लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना है, और दूसरा मेजर स्टेक होल्डर्स वो हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने उन कवानीन को, कवायद ज़वाबित को इम्प्लीमेंट करना है अपनी अपनी फैक्ट्रीज में, कारखानों में और अदर वर्क प्लेसेस के ऊपर। तो कलेक्टिव जिम्मेदारी तो है सबकी, लेकिन उसमें स्टेट की तरफ से जो है वो चूंकि हमें बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल नजर नहीं आता है, तो लेबर राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में उनके ऊपर ये शायद जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आयद होती है कि वो इसको प्रेशर को किस तरह से बिल्ड करें। मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है वो अपना रोल अदा कर रहा है, चाहे बगाहे इश्यूज को उजागर करता रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात एक ये है कि जिस तरह से बाकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, उस तरह से मीडिया भी एक इंडस्ट्री है और उनके अपने भी बहुत से मसाइल हैं जिन पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बहरहाल लेकिन मीडिया का रोल इसमें जो है वो इफेक्टिव है, एटलीस्ट दूसरों के राइट्स के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। जहाँ आवाज़ उठती है वो उसको जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स इट। जी नईम साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आफ्ताब साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो बातें करूं। जी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? जी प्लीज 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 कैरी। मैं चूंकि कई दोस्त को बावजूद नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो मुझे आप दो मिनट दें प्लीज 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 प्लीज। सारी इस गुफ्तगू में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ सर कि एक तो यहाँ बतौर सहाफ़ी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, नईम साहब भी जानते होंगे कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ हम जहाँ पे यूके में जब बात करते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, तो एक जगह गया मैं नर्सिंग होम में, तो मैंने पूछा एक खातून से, आप यहाँ क्या करती हैं आप? ने बड़ी खुशी से फख्र से बताया कि आई एम क्लीनर। ये जो सफाई नजर आ रही है ये सारी मेरे जिम्मे है, ये मैंने साफ रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम पाकिस्तान में तवक्को तो करते हैं कि जनाब गटरों में घुस जाओ, जनाब ये साफ कर दो, वो कर दो, लेकिन उन्हें देने के लिए कुछ भी हम तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर अरबाब इख्तियार तक मेरी आवाज पहुंचे या कुछ और तंजीमों तक, दो चीजें मेरे जहन में आई हैं। एक तो सुबह भट्टी साहब हमारे वकील हैं, नौजवान वकील हैं, यकीनन इनका दूसरी वकला तंजीमों से ताल्लुक होगा जिनकी रसाई सुप्रीम कोर्ट तक भी होगी। तो ऐसे मामलात को, जैसे अभी महमूद साहब बता के गए कि इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे कोई भी बॉन्डेड लेबर जो है नजर नहीं आना चाहिए, ये जो तो ये खत्म हो, मैं आइंदा ना देखूं। तो अगर ऐसा ही काम हमारे सिंध हाई कोर्ट के जो दोस्त हैं जो प्रैक्टिस करते हैं पंजाब में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, सराद में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे मामलात को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में ले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात वहां पे भी तय किए जा सकते हैं और जल्दी तय हो सकते हैं।
क्योंकि हमारी अदालतें इन मामलात में बहुत सेंसिटिव है और वो फैसले भी करती हैं। और एक और मेरी तजवीज़ है कि हमें मजदूरों की बराह रास्त नुमाइंदगी असम्बलियों में होनी चाहिए, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और सूबाई असम्बलियों में भी मजदूरों के नुमाइंदे होने चाहिए जो सिर्फ मजदूरों की बात करें। तो ये सर मैं कहना चाह रहा था। इसके बाद अभी आपके हवाले है सर। मेरा ख्याल है नईम साहब, आपने जो सजेशन दिए हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत अहम है। अब इसका कोई मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि ये कौन जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना। अब कुछ लोग तो होते हैं सुबह भट्टी की तरह के लोग जो मैदान में रहते हैं और सारा दिन इन्हीं कामों के लिए लोगों की मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं। और हमारे साथी जैसे शकुंतला देवी हैं और हमारे साथी नईम साहब हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने जर्नलिज्म के जरिए इन इश्यूज को हाईलाइट करते रहते हैं, और खालिद महमूद साहब। लेकिन अब देखना पड़ेगा। तो मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ आपकी रहनुमाई में कि अगर हम एक छोटा सा 5 नुकाती जो मजदूरों के हवाले से कोई याददाश्त है, बहुत लंबी नहीं, क्योंकि जब लंबी बात होती है तो शायद वो प्रैक्टिकल भी नहीं रहती और किसी के लिए उसे सुनना और पढ़ना भी मुमकिन नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ 5 नुकात तैयार करें अपने साथियों की मदद से, और क्योंकि हमारा एक एक्शन ग्रुप मौजूद है पाकिस्तान में और उसमें कुछ MNA MPs भी मौजूद है, तो हम उनकी मदद से ये इश्यूज जो है वो एक तो पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करें, और दूसरे जो पॉलिसी मेकिंग के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम बात कर सकें। तो मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं नईम साहब, दोनों नईम साहब। ये मैं अगर मेरी पूछे तो ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है और इस पे अमल होना चाहिए। जी, तो ये है कि जैसे जी नईम सोत्रा साहब, आप कुछ कहना? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। और वो एक मुख्तसर और जामे बात हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जैसे आपने सजेस्ट किया है। तो आई एम श्योर कि ये बिल्कुल एक इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। ठीक है। तो आज की महफिल के इख्तिताम पे हम इस बात पे मुत्फिक हैं कि हम इस पे अपनी तरफ से जो ऑब्वियसली मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, और हर मसला जो है उसकी जो जेहत है उसमें बहुत सी और जेहतें भी हैं। हम हर इशू को तो ना तो एड्रेस कर सकते हैं, ना हमारी कैपेसिटी है, ना मुमकिन है, और ना ही ये इम्कानी होता है कि आप तमाम इश्यूज को एक ही वक्त में एड्रेस करने की कोशिश करें। लिहाजा हम जो कर सकते हैं अपनी बसात में हम वो जरूर करेंगे। और हम, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं, नईम सोत्रा साहब आपके जो है ना कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब, वो मेरे मेहरबान हैं। और फिर आपके ही वहाँ पे जो हैं दी न्यूज के ज़िया साहब, वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो अब आप भी मेरे दोस्त हैं जाहिर है। तो हम अपने जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी भी मदद इसमें लेने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो ज़िया साहब हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई 2 महीने पहले बहुत ही एक जानदार स्टोरी की थी ये सेंट्री वर्कर्स पे। जी, तो वो इन इश्यूज पे पहले भी ना सिर्फ दी न्यूज में लिखते हैं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के, क्योंकि वो हैं जो कंट्रीब्यूटर हैं, तो वो उसमें भी बहुत भरपूर तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास मैं नईम वाज साहब को मुखातिब कर रहा हूँ कि नईम वाज साहब हमारे पास साथी मौजूद हैं। अब सिर्फ जो अमल है वो ये कि हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर सकें कैसे। जी बिल्कुल ठीक है, तो आपने जो हमें सजेशन दिए हैं वो बहुत साहिब हैं, बहुत भरपूर हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। और वो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी बात के इख्तिताम पे होगा कि हम मिलकर कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करेंगे। आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं। हमारे बाकी पैनलिस्ट जा चुके हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, जिनमें सुबह भट्टी साहब, शकुंतला देवी साहिबा, खालिद महमूद साहब
और हमारे साथी कराची से नईम सोत्रा साहब, जिन्होंने आज बहुत एनलाइटन गुफ्तगू की और हम सबको बहुत एजुकेट किया। इसके साथ ही नईम वाज साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम को चलाया। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, फैसिलिटेट किया गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में, और उनकी मदद से हमने बहुत सी नई जहतें आज के मजदूरों के हकूक़ के हवाले से हमें सुनने को मिली। आज की हमारी कोशिश अपनी आवाज उठाने की कोशिश है। इंसानी हकूक़ की जो मजदूरों के हकूक़ की पामाली है वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। इंसानी हकूक़ की पामाली के किसी भी अमल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मेक योर वॉइस हर्ड, क्योंकि हर इंफरादी आवाज़ बहुत अहम होती है। तो आज हम मिलकर ये आवाज़ उठा रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं हमारी ये आवाज़ सुनी जाएगी। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत में। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।